नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, हिमालय की खामोशी के बीच एक दीवार खड़ी हो रही है, लेकिन यह सिर्फ कंक्रीट की दीवार नहीं है। यह भरोसे, सीमा और संप्रभुता के बीच खींची गई एक नई रेखा है। नेपाल की भोटे कोसी रिवर के किनारे चीन का निर्माण कार्य अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं रहा, यह एक सवाल बन चुका है। किसकी जमीन, किसका नियंत्रण? और जब बालेन शाह की सरकार इसे सीधे अपनी संप्रभुता और अपनी सुरक्षा का मुद्दा बताती है, तो यह साफ संकेत है कि कहानी अब इंफ्रास्ट्रक्चर से कहीं आगे निकल चुकी है। यह सिर्फ नेपाल बनाम चीन नहीं है, यह छोटे देशों की उस दुविधा की कहानी है जहां विकास के नाम पर शुरू हुई साझेदारी धीरे धीरे रणनीतिक दबाव में बदलने लगती है। सवाल अब ये नहीं है कि दीवार कौन बना रहा है, सवाल यह है कि क्या इस दीवार के साथ सीमाएं भी बदल रही हैं। और आज इसी मुद्दे के ऊपर मैं आप सभी के साथ जो है वो चर्चा करूंगा। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके। साथियों, वीडियो को अंत तक बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, तटस्थ होकर देखिएगा और उसके बाद अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के। और आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पर है। चीन की चाल से भड़का नेपाल, सीमा पर दीवार बनाने को लेकर बालेन सरकार ने ड्रैगन को दी चेतावनी, नेपाल की सख्त चेतावनी। इसके लिए नेपाल के ही न्यूज़पेपर को हमने आधार बनाया है, काठमांडू पोस्ट को। काठमांडू पोस्ट पर आज ही के दिन निकला हुआ ये न्यूज है। नेपाल ऑब्जेक्ट टू चाइना ओवर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेफ्टी वॉल अलोंग भोटे कोसी रिवर। द मैटर वाज फर्स्ट टेकन अप बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस सिंधु पालचौक विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अबाउट 2 वीक्स एगो। एक तो ये आपको दिख रहा है, लेकिन इसी के पैरेलल एक पुरानी न्यूज भी मैं साथ में लेकर चल रहा हूं। और ये न्यूज थोड़ी सी पुरानी है, फरवरी की, जब चुनाव नेपाल में होने वाले थे और उस समय ये मेयर थे। बालेन शाह ड्रॉप्स बीआरआई टाइड इंडस्ट्रियल पार्क फ्रॉम पोल प्लेस। द पार्क पार्ट ऑफ बीआरआई यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज वॉच क्लोजली फॉर इंडियन सेंसिटिव ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी टू सिलीगुड़ी कॉरिडोर, है ना। अब समझिएगा। चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए इस टॉपिक को और भी अच्छे से क्लियर करें। साथियों, आपकी स्क्रीन पर ये मैप है, यह हिमालय का क्षेत्र है, ये नेपाल का क्षेत्र है। ऊपर तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, जिसे कि चाइना अपना क्षेत्र कहता है। ये आपको भूटान का क्षेत्र देखने को मिल रहा है। इधर आप आएंगे तो आपको सिक्किम का क्षेत्र जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक, इस एरिया को भी बहुत ध्यान से देखिए। तिब्बत ये लाहसा का क्षेत्र है और ये आपको नेपाल का क्षेत्र जो है वो देखने को मिल रहा है। मैं आपको बहुत ध्यान से देखिएगा। काठमांडू, त्रिशूली बाजार, है ना, ये सारा क्षेत्र आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक, फिर से मैं आपको बहुत ध्यान से देखिए, भूटान और ये सिक्किम का क्षेत्र, और यहीं पास में जो है वो आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी गलियारा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। सत्य, हिमालय के संवेदनशील क्षेत्र में विवाद की शुरुआत एक दीवार से हुई, लेकिन इसके पीछे कई बड़े सवाल जो है वो छुपे हुए हैं। भोटे कोशी रिवर के किनारे तिब्बत की तरफ से एक प्रोटेक्टिव वॉल जो है, एक एम्बार्कमेंट जो है वो बनाया जा रहा है। पहली नजर में यह एक सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लग रहा है, लेकिन नेपाल ने इसे गंभीर आपत्ति के साथ उठाया है। नेपाल का मुख्य आरोप यह है कि नदी का जो प्राकृतिक फ्लो है, प्राकृतिक जो रास्ता है, उस रास्ते को जो है वो क्या कर दिया जाएगा, इसके माध्यम से बदल दिया जाए। इससे नदी की जो धारा नीचे की तरफ आ रही है उसके पानी के ऊपर दबाव दिया जाएगा, जिससे कि जल धारा जो है उसकी दिशा असामान्य हो सकती है। दूसरा, मॉनसून में नेपाल के इलाके में अचानक बाढ़ की संभावना बढ़ सकती है। तीसरा, इसके आसपास के जो भी सीमावर्ती गांव होंगे उनके जमीन के ऊपर सीधा असर होगा। नदियों के द्वारा कटाव जो है वो तेज हो सकता है। तो ये सारी समस्या जो है वह नेपाल ने रखी है सामने, और सामने रखते हुए कह रही है कि भैया ये समस्या है। और ये कोसी बेसिन का जो है वो नदी है, जिस नदी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस नदी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो आपके स्क्रीन पर ये भी एक दिख रहा है, ये फ्रेंडशिप ब्रिज है नेपाल और चीन के बीच में, यानी कि तिब्बत। सच, नेपाल का कहना यह है कि जो निर्माण हो रहा है वो 1963 के बाउंड्री प्रोटोकॉल के खिलाफ है, और इस समझौते के अनुसार सीमा क्षेत्र में कोई भी बड़ा निर्माण बिना आपसी सहमति के जो है वो नहीं किया जा सकता।
खासकर ऐसे प्रोजेक्ट जो कि रिवर के डायनामिक्स या बॉर्डर अलाइनमेंट से जो है वो प्रभावित हो। और यह विवाद सिर्फ दीवार का नहीं है, यह तीन चीजों का टकराव है। सबसे पहले हाइड्रोलॉजी का, दूसरा बाउंड्री स्टेबिलिटी का, और तीसरा सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता का। इसलिए नेपाल इसे साधारण कंस्ट्रक्शन इशू नहीं मान रहा है, बल्कि स्ट्रेटेजिक वॉयलेशन के रूप में भी जो है वो देख रहा है। साथियों, नेपाल और चीन के रिश्तों की असली कहानी सिर्फ इस दीवार से शुरू नहीं होती। इसकी जड़ें उस दौर से है जब केपी शर्मा ओली ने विदेश नीति का झुकाव स्पष्ट रूप से चीन की ओर कर दिया था। ओली एरा में अगर हम बात करें साथियों, तो नेपाल ने चीन के साथ कई बड़े जो है वो समझौते किए, और उस समझौते के तहत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि बीआरआई के तहत लक्ष्य ये था कि नेपाल की निर्भरता जो है वो भारत के ऊपर कम कर दी जाए, ट्रेड रूट्स की जो है वो डाइवर्सिटी बढ़ा दी जाए, और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है बूस्ट किया जाए। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, ये इसी दीवार के बनाने की तस्वीर है जो चीन के द्वारा तिब्बत के क्षेत्र में जो है वो बनाया जा रहा है। ये भी तस्वीर वहीं की है, आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है। ये पूरी की पूरी तस्वीर है जिसको लेकर नेपाल जो है वो विरोध कर रहा है। नेपाल अपनी बातें रख रहा है, बालेन शाह जो है इसका विरोध कर रहा है। देख आपके स्क्रीन पर साथियों ये कंस्ट्रक्शन साइट भी दिख रहा है, जो कि सायरा ब्रू बेसी का जो एरिया है, जहां की नेपाल जो है प्रोजेक्ट्स बना रहा है, और इसका पैसा पूरा का पूरा फाइनेंस जो है वो चीन के द्वारा हो रहा है। ठीक, यानी कि हमने कहा कि इस समय नेपाल, जब ये ओली के समय ये था कि भारत के ऊपर कम से कम निर्भर हो, हम ट्रेड रूट्स को डाइवर्स करें और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करें। साथियों, एक ओली के समय एक नैरेटिव चलता था नेपाल में कि चीन के ऊपर जो है, चीन से जो है वो अपॉर्चुनिटी देखा जाए, चीन को जो है वो देखा जाए कि एक मौके के रूप में, और भारत के विकल्प के रूप में जो है वो चीन को चुना जाए। समय के साथ साथ तस्वीर बदली, कई बीआरआई प्रोजेक्ट जो हैं वह डिलेड हो गए, फंडिंग मॉडल के ऊपर जो है वो सवाल उठे कि भैया ये लोन है या ग्रांट है, क्या है, इसको पहले क्लियर कीजिए। इसके अलावा डेब्ट स्टेबिलिटी को लेकर भी जो है वो क्या होने लगा कि इसको भी लेकर चिंताएं होने लगी। धीरे धीरे परसेप्शन जो है वो शिफ्ट हुआ, और डेवलपमेंट पार्टनरशिप जो है वो समझ में आया कि डेवलपमेंट पार्टनरशिप की जगह पर ये तो डेब्ट और डिपेंडेंसी का जो है वो रिस्क जो है वो बढ़ रहा है ना। अब बालेन शाह की जब सरकार आई है, तो इसको लेकर जो बॉर्डर पॉलिटिकल सेटअप है उसको लेकर जो है वो चिंता जाहिर की है। चाइना बैक जितने भी प्रोजेक्ट हैं, बालेन शाह ने कहा कि हम सभी को जो है वो रिव्यू करेंगे, हम देखेंगे कि इसका स्ट्रेटेजिक रिस्क तो ज्यादा नहीं है, अगर स्ट्रेटेजिक रिस्क ज्यादा है तो हम इसको सीरियसली लेकर इस पर फिर से विचार करेंगे। और बालेन शाह की जो पॉलिसी है वो क्या है, वह ये नहीं है कि हम इंडिया के विकल्प के रूप में चीन को लेंगे, वो क्या है कि हम इंडिया और चीन दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर चलेंगे। यानी कि नेपाल का चाइना एंगेजमेंट जो है वो अब 3 फेज में दिख रहा है। पहला अट्रैक्शन फेज था, जो कि ओली के समय में था, यानी कि चीन को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना। दूसरा, प्रोजेक्ट स्लो हुआ प्रेजेंट में अगर हम बात करें, और डेब्ट को लेकर जो है वो चिंता शुरू हुआ कि कहीं ऐसा मत हो कि चीन के हम डेब्ट में फंस जाएं, और उसके इस डेब्ट के जाल में, ट्रैप में अगर हम फंस जाएं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए समस्या हो। करंट सिचुएशन क्या है, रीअसेसमेंट फेज है, यानी कि हमें स्ट्रेटेजिक रूप से कॉशन रहना है, और साथ जो भी चीजें हैं उसको रिव्यू करना है। साथियों, नेपाल के अंदर कहीं ना कहीं बालेन शाह सरकार के पहले की अगर हम बात करें, तो चीन का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा था। नेपाल चीन संबंध जो है वो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं थे, बल्कि नेपाल चीन का संबंध जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट से बढ़कर जो है वो बहुस्तरीय प्रभाव जो है वो नेपाल के अंदर चीन का पड़ने लगा, जहां इकोनॉमी के साथ साथ नेपाल की पॉलिटिक्स और नेपाल की स्ट्रेटजी भी अगर हम बात करें तो चीन के द्वारा निर्धारित होने लगी। चाइना के निवेश ने शुरुआत जो है वो विकास के लिए की थी, यानी कि निवेश के माध्यम से चीन ने विकास का रास्ता जो है नेपाल में खुला। लेकिन धीरे धीरे जो संकेत मिल रहे हैं कि बड़े प्रोजेक्ट के साथ साथ पॉलिसी इन्फ्लुएंस भी जो है वो चाइना नेपाल के अंदर कर रहा था। निर्णय लेने की जो भी प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस था, वो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट प्रेशर जो है वो चीन के द्वारा नेपाल के ऊपर दिया जा रहा था, और नेगोशिएशन में शक्ति का जो है वो असंतुलन था, यानी कि पावर इम्बैलेंस जो दिखने लगा। यानी कि चाइना ने आर्थिक प्रवेश तो किया, लेकिन आर्थिक प्रवेश के साथ साथ राजनीतिक पकड़ जो है वो बना लिया था। और इससे नेपाल के भीतर की अगर हम बात करें, तो नेपाल की विदेश नीति और फैसले के ऊपर जो है वो चीन का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा था। जैसी सरकार का नेतृत्व बदला, तो चाइना की तरफ जो झुकाव था, वह झुकाव जो है धीरे धीरे समाप्त हुआ। इसको एक राजनीतिक मुद्दा लेकर वहां के पूरे चुनाव में बात हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में बाहरी प्रभाव जो है जो गहराता जा रहा था, उसको लेकर जो है वो कमी की बात हुई।
और सबसे पहला सवाल नेपाल में यही पूछा जाने लगा कि क्या नेपाल के फैसले पूरी तरह से स्वतंत्र रह पा रहे हैं, क्या नेपाल अपने फैसले स्वतंत्र रूप से ले रहा है। आपको याद होगा साथियों कि मैं लगातार नेपाल पर एक के बाद एक वीडियो बना रहा हूं। आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि इंडिया से होकर मैं नेपाल के ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूं। सच नेपाल में अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, चाहे वो चीन का हस्तक्षेप हो रहा है चाहे अमेरिका का, कहीं ना कहीं भारत भी उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि भारत और नेपाल की सीमाएं जो हैं वह खुली हुई। अगर किसी भी प्रकार से अव्यवस्था नेपाल में फैलती है तो कहीं ना कहीं घुसपैठ की समस्या भारत में भी हो जाएगी। नेपाल की जनता अभी इस बात को समझ नहीं पा रही है कि किस प्रकार से नेपाल जो है, अगर वो अपनी स्थिति को नहीं सुधारेगा तो वो अमेरिका और चाइना के बीच में जो है एक ऐसा चेसबोर्ड बन के रह जाएगा जहां प्रयोग जो है वो नेपाल का होने लगेगा। साथियों, चीन की भूमिका नेपाल में सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं थी। मैंने कहा कि चीन जो है वो सीमा क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम कर रहा था। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, चाहे हम सड़क की बात करें, संभावित रेल प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें, तो इन सभी क्षेत्र पे जो है वो नेपाल काम कर रहा था। इसके लिए मैं आपको एक मैप दिखाऊं जिससे कि आप इस चीजों को और भी अच्छे से समझ सकें। जैसे कि नेपाल चाइना रेलवे जो है वो काठमांडू से लेकर लाहसा तक बन रहा था। लाहसवा से लेकर सिगास्तक तक की अगर हम बात करें तो ये पूरा हो चुका था। ये अंडर कंस्ट्रक्शन था और ये प्रपोज्ड है, जो कि आपका तिब्बत से काठमांडू तक का, जिसमें पूरी की पूरी काम हो रही थी। और ये बीआरआई प्रोजेक्ट का जो है वो एक रास्ता था। यानी कि कुल मिलाकर दीर्घकालीन प्रोजेक्ट बनाकर सड़क रेल के माध्यम से जो है वह चाइना ये चाह रहा था कि यहां अपनी लॉन्ग टर्म प्रेजेंस जो है वो बना के रखे और धीरे धीरे रणनीतिक फुटप्रिंट जो है वो बनाए और भविष्य में सुरक्षा को प्रभावित जो है वो कर सके। मेरी बातें आप सभी को समझ में आ रही है। नेपाल का अनुभव एक बड़े पैटर्न को दिखाता है। चीन का प्रभाव सीधा और एक स्तरीय नहीं होता है, वह अर्थव्यवस्था से शुरू होकर राजनीति और रणनीति तक जो है फैल जाता है। इसलिए मुद्दा सिर्फ एक देश का नहीं है, बल्कि उन सभी छोटे देशों के लिए एक संकेत है जो विकास और संप्रभुता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। सच, चीन की जो चाल है, चाइना सीधा कब्जा नहीं करता है, वो धीरे धीरे खेलता है। पहले बॉर्डर पर सड़क बनाता है, दीवार बनाता है, पुल बनाता है, फिर जमीन में स्थिति को जो है वो बदल देता है। बाद में कहता है कि असली सीमा यही है जो हमने बनाया है। और ऐसा चाइना कई बार कर चुका है। चाहे अगर मैं आपको एक इमेज दिखाऊं और इस इमेज के माध्यम से आप समझिएगा, ये मैं आपके सामने सबसे पहले एक इमेज रखता हूं, ठीक है। आपके स्क्रीन पर साथियों जो इमेज है, ये आपका चाइना का आर्टिफिशियल आइलैंड है साउथ चाइना सी पर, है ना। दूसरा आप ये भी इमेज देखिए, इस पूरा का पूरा जो है ये एरियल व्यू है चाइना का आर्टिफिशियल आइलैंड साउथ चाइना सी। पहले इसने बनाया और फिर इसने कहा कि मेरी सीमा ये है। सेम वैसे ही अगर भारत और चीन के बॉर्डर पे अगर हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर देखें तो रोड बना रहा है, धीरे धीरे कह रहा है कि हमारी सीमा यही है। इसी तरह नेपाल के भोटे कोसे रिवर के ऊपर जो दीवार बना रहा है, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि ये सिग्नल है कि धीरे धीरे हम उस क्षेत्र पर भी अपना कंट्रोल बढ़ा देंगे। नेपाल साथियों ऊपर चीन और नीचे इंडिया, इन दोनों की एक दुविधा में जो है फंसा हुआ है। नेपाल ये चाहता है कि चीन से पैसा और डेवलपमेंट मिले और भारत से सुरक्षा और स्टेबिलिटी मिले। लेकिन दिक्कत क्या है, चीन ज्यादा दबाव डालता है और भारत के साथ पहले से कुछ भरोसे के इशू जो है वो हो चुके हैं। इसलिए नेपाल हमेशा बैलेंस बनाने में जो है फंसा हुआ है। अब ये जो दीवार की बात है, ये केवल दीवार की ही बात नहीं है साथियों। दीवार के अलावा अगर हम बात करें तो जैसा कि अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर भी देखें तो ये बांध बनाकर काम कर चुका है ना। दूसरा अगर हम बात करें तो आपके स्क्रीन पर साथियों ये मेकोंग रिवर का जो है वो मैप दिख रहा है। चाइना ने क्या किया है, मेकोंग रिवर के ऊपर यहां एक डैम बनाया हुआ है और इससे क्या हुआ है, इससे जो मेकोंग रिवर का जो नीचे का जो प्रभाव है, चाहे हम लाओस की बात करें, थाईलैंड की बात करें, कंबोडिया की बात करें, इन सारे क्षेत्रों में जो है पूरा का पूरा डिस्टर्ब हुआ है। तो साथियों ये सिर्फ ये दीवार नहीं है, ये पूरा का पूरा वाटर पॉलिटिक्स है। चीन नदी का जो ऊपरी फ्लो है उसको क्या कर रहा है, बदल रहा है, जिससे कि जो नीचे का क्षेत्र है, जैसे कि अगर वो नेपाल में कुछ परिवर्तन कर रहा है तो केवल नेपाल, क्योंकि कोसी नदी की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो कोसी नदी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका प्रभाव केवल नेपाल नहीं भारत के ऊपर भी होगा। बाढ़ और सूखे की समस्या आएगी, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर हमने कहा कि किस प्रकार से बांध बनाकर डिस्टर्ब कर रहा है। और चीन जो बीआरआई प्रोजेक्ट बना रहा है, जो कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं साथियों, तो ये शुरू में तो ये दिखता है कि भैया बहुत डेवलपमेंट हुआ, लेकिन कई प्रोजेक्ट्स जो है वो चीन के अभी भी रुके हुए हैं। पैसा भारी पड़ रहा है, काम पूरा नहीं हो रहा है। यानी कि वादा तो चीन बड़ा बड़ा करता है लेकिन काम जो है वो अधूरा रह रहा है।
अब नेपाल में जिस प्रकार से बालेन शाह जैसे नेता आए हैं, पुराना जितना भी चीन का डील है वो जांच हो रहा है, हर चीज जो है उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, संप्रभुता पर जो है वो जोर दिया जा रहा है। मतलब नेपाल ने जो है अब चीन को सीधे ना बोलना शुरू किया है। तो ये जो पूरा का पूरा कहानी है, इसका मतलब यही है कि चीन धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता है, छोटे देश जैसे कि नेपाल इसमें फंस जाते हैं, विकास और आजादी के बीच में उनको समझ में नहीं आता है, और अब पानी और बॉर्डर सबसे बड़ा हथियार जो है बन रहा है। यानी कि आज की दुनिया में लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, सड़क, दीवार, पानी के जरिए भी जो है ताकत दिखाई जा रही है। और ये सिर्फ दीवार नहीं है, ये दक्षिण एशिया की भू राजनीति का एक स्पष्ट संकेत है कि नेपाल अब समझ रहा है कि चीन के साथ साझेदारी केवल अवसर नहीं देती, बल्कि उसके साथ जोखिम भी जो है वो जुड़ा हुआ है। और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है कि नेपाल के साथ भरोसे को फिर से जो है मजबूत करे और रिश्ते को नए आधार पर आगे बढ़ाए। साथियों, आज की दुनिया में सड़क, पुल, दीवार और परियोजना जो है वो नई ताकत बन गई है। यानी विकास के नाम पर किया गया निवेश भी भू राजनीति का सबसे बड़ा हथियार जो है वो बन चुका है। आपको क्या लगता है? आप भी जो है ये जो पूरा टॉपिक हमने डिस्कस किया उसके बाद अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। साथियों, आपकी स्क्रीन पर ये जो वर्ल्ड मैप है इसमें दो लाइन दिख रही हैं, येलो और ब्लू। ब्लू लाइन जो है वो मैरीटाइम सिल्क रोड है और ब्लू लाइन जो है वो लैंड सिल्क रोड है, जो कि चीन के व्यापारिक रोड है। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और जैसा कि मैंने कहा कि आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से जो है वो हम तक अवश्य पहुंचाएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।